Good morning students, this is a video lecture of क्लास प्लस वन फिज़िक्स। हमारा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, उसमें हमने कल फ्रिक्शन के नेसेसिटी और इवल के बारे में पढ़ लिया था पहले हमने। आज हम डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और डायनामिक्स पढ़ेंगे, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम स्टडी करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा हो, जो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा हो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जो रेगुलर इंटरवल्स में हो रहा हो, एक वेट कीजिएगा। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट ए कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है किसी पाथ में और रेगुलर इंटरवल्स में जा रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट किसी भी पाथ में। तो उस तरह के मोशन को कहेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की बात होने लगी है इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो फोर्स क्या होती है? इट इज़ ए बॉडी इज रिक्वायर्ड टू मूव इन अ बॉडी यूनिफॉर्म इन अ सर्कल। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये हमें, जो सर्कल में हम मूव करते हैं तो हमें वहाँ पर मूव करने के लिए हेल्प करती है। और इसकी जो, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हर पॉइंट पे टेंजेंट होती है, ऐसे ऐसे टेंजेंट होती है। कैसे पता लगेगा? आप एक रस्सी पे पत्थर बांध के घुमाइएगा, पत्थर को छोड़िएगा, वो ऐसे जाएगा, ना कि वो ऐसे गोल घूमता रहेगा। अगर आप छोड़ोगे उसे तो वो जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो टेंजेंशियली होती है किसी भी सर्कुलर पॉइंट से। और अगर हम फोर्स की बात करें, ये देखो फोर्स जो है हमेशा ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, ऐसे एफ दिखा रहे हैं, ये सेंटर की तरफ लग रही है। तो ये हमें बांध के रखती है, इस कारण जो कि एक सर्कल में पार्टिकल्स जो बॉडी है मूव करती रहती है। क्लियर है? तो ऐसे तो नहीं मूव कर रही है, अगर कोई फोर्स लग रही है तभी मूव कर रही है ना, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। जब तक कोई उसे फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मूव नहीं करेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। दैट्स वाई दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमारे टुवर्ड्स द सेंटर लगती है। और हमें पता है जो एक्सलेशन होती है वो होती है वी स्केयर अपॉन आर। क्लियर है? वी स्केयर अपॉन आर, ये आपको याद रखनी है। वी स्केयर अपॉन आर क्या है? एक्सलेशन, डेट इज सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं इसे। और ओमेगा क्या होता है इसमें? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है ना? एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कितना उन्होंने एंगल चेंज किया है कितने टाइम पे, उसे कहते हैं ओमेगा। कभी भी एंगुलर मोशन में बात आए तो ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसमें अल्फ़ा अगर यूज़ हो तो अल्फ़ा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें पता है फोर्स किसकी इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी फिर? एम इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्केयर अपॉन आर, तो एम वी स्केयर अपॉन आर। सो दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसकी। और ये वैल्यू होती है एम वी स्केयर अपॉन आर। और इसको अगर हम कन्वर्ट करें ओमेगा में तो एम आर ओमेगा स्केयर भी आ जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो, वो भी अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ होती है, बट ये अपनी बॉडी को अपनी नेचुरल स्ट्रेट लाइन में लेके जाना चाहती है, मतलब ये बाहर की तरफ होती है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होती है, ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड होती है, बट इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, एम वी स्केयर अपॉन आर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कहाँ आती है, ठीक है। जैसे मैंने पीस ऑफ स्टोन टाइड टू वन, मैंने अभी एग्जांपल दी, अगर वो सर्कल में घूम रहा है, अगर उसे छोड़ेंगे तो वो बाहर की तरफ जाना चाहता है ना, उसकी टेंडेंसी, बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी अपनी जगह पे अपना स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो मेंटेन करना चाहती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाना चाहती है। अगर हम उस टाइड वाले जो स्टोन को हम लीव करेंगे अपने हैंड से, तो हमारे हैंड से जब लीव करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन की स्ट्रक्चर में, अगर यहाँ पर है तो इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर है तो इधर जाना चाहेगा। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम से याद रखें। क्लियर है? तो ये एग्जांपल्स हैं, इससे बहुत सारी एग्जांपल निकलती हैं। जैसे हम वॉशिंग करते हैं, कपड़े सुखाने वाली जो मशीन होती है, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है ना, वो सूख कैसे जाती है, जल्दी कैसे सूख जाते हैं? अगर वो जब वॉशिंग मशीन मूव करती है बिल्कुल स्पीड में, जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें कोई फोर्स लग रही है, वो अंदर तो आ नहीं सकते क्योंकि वो कौन सा साथ में उसको कोई अटैचमेंट है। तो वो क्या करेंगे? वो बाहर जाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन देंगे, तो वैसे बाहर जाना चाहते हैं, वो सर्कल में तो मूव नहीं करना चाहते, बाहर निकल जाते हैं, तो उसे बाहर जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कपड़ा जो है उसमें वो, उसमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? दैट इज़ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
राउंडिंग अ लेवल सर्कुलर रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक होने वाला है, राउंडिंग अ लेवल सर्कुलर रोड। वेट, हाँ यही है। When a vehicle goes round a curved road, it requires some centripetal force. While rounding the curve, a wheels of the vehicle have a tendency to leave the curved path and regain the straight line path। ठीक है, इसके मतलब क्या है कि जब भी कभी कोई व्हीकल, ठीक है ना, मूव करता है किसी भी सर्कुलर रोड पे, ठीक है, बात सही है। अगर सपोज कर लो ये कार है, इसके ऊपर एक्शन आ रहा है, वेट इसका mg है, तो इसके ये कहना चाहता है कि जो फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर के लॉन्ग लग रही है। अगर ये रोड है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के लॉन्ग लगती है, ये उसे स्किड करने के लिए या स्किप करने के लिए रोकती है। ठीक है, क्यों रोकती है? अगर आप सपोज कर लो ऐसे चलते जाते जाते ब्रेक लगाएं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो आपकी जो बॉडी है या कार है वो कहाँ जाएगी? वो सीधा जाना चाहेगी, ठीक है ना। तो उसे कौन रोकेगा? उसमें जो आपके रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगी। क्लियर है? तो अपनी ये डायनामिक मोशन में इस फ्रिक्शन को बहुत काउंट किया जाता है। क्लियर है? तो जैसे समझते हैं इस फिगर से, वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड, पता ही है वेट नीचे लाई कर रहा है, आर ऊपर लाई कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है लॉन्ग द सरफेस ऑफ अ रॉड टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ है, देखो दिखी हुई ना, एफ डाला हुआ है, सेंटर की तरफ है। कैसे पता लगा भाई सेंटर की? अगर टायर आप मोड़ के देखें, टायर को अगर छोड़ दें, अगर आप ब्रेक लगा दें तो टायर कहाँ जाएगा? टायर इधर जाना चाहेगा ना, टायर इधर स्किड करेगा। तो फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन सेंटर की तरफ रोक लेती है उसे। क्लियर है? अब एज देर इज़ नो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में तो आर माइनस एम जी, मतलब आर इक्वल टू एम जी है, तो सिंपल पता है। ठीक है, तो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर अ सर्कुलर मोशन अलॉन्ग इट्स सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये पता है हमें कि इट इज़, हमें पता है एम जी स्क्वायर अपॉन आर क्या है, ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लेस दैन इक्वल टू एफ होनी चाहिए। लेस दैन इक्वल टू एफ मतलब अगर ये इससे कम है फ्रिक्शनल फोर्स, तभी पार्ट जो क्या कहते हैं बॉडी है आराम से मूव कर पाएगी। अगर इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो स्किड कर जाएगी। क्लियर है? तो एफ़ पता है हमें क्या होता है? म्यू एस इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, म्यू एम जी लिख दिया हमने यहाँ पर म्यू एम जी डाल दिया, इसकी इसमें हमने एफ़ की जगह म्यू एम जी पुट कर दिया, तो वैल्यू पुट गई हमने, और हमारे पास वी की वैल्यू यहाँ पर आ गई म्यू एस आर जी। वेरी इंपॉर्टेंट, वी मैक्सिमम हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए टर्न्स के लिए? हम टर्न कहते हैं म्यू एस आर जी। डिपेंड करता है रेडियस पे। सिंपल सी बात है, जब हम कभी भी कोई टर्न लेते हैं, कोई भी ऐसे सपोज कर लो हम स्कूटर से जा रहे हैं और ऐसे यहाँ पर टर्न है, तो सीधे जाके हम यहाँ पर एकदम मोड़ लेंगे क्या? एकदम थोड़ी हम इसमें टर्न कर सकते हैं। एकदम हम कहेंगे भी 10-15 की स्पीड, मीटर पर सेकंड की स्पीड या 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, तो हमने जाते जाते यहाँ पर सीधा ही टर्न कर दिया, बस फिर तो हम प्रॉब्लम आ जाएगी ना, ठीक है ना, चोट लग सकती है अगर हमें सीधा मुड़ जाए। तो इसी में क्या करते हैं हम यहाँ पर अपनी वेलोसिटी स्लो करते हैं, और कितनी करते हैं वेलोसिटी? इसके इक्वल करते हैं या इससे कम करते हैं। इससे कम अगर वेलोसिटी होगी तभी ही हम आराम से टर्न कर पाएंगे, इसलिए हम रेडियस बढ़ाते हैं, रेडियस बढ़ाएंगे या रेडियस को कम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज़ द वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, दैट बॉडी कैन नॉट विदाउट स्किडिंग के लिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगी अगर, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, तो ये तो था लेवल सर्कुलर रोड के बारे में। आगे पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग रोड पहले पढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं। द मैक्सिमम परमिजिबल वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल कैन गो अराउंड ए लेवल कर्व रोड विदाउट स्किडिंग डिपेंड अपॉन म्यू। अभी हमने पढ़ा इज इक्वल टू म्यू आर जी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है टायर्स, जो टायर और उसके रोड के, ठीक है ना। तो जितनी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, रोड विच व्हेन द रोड इज स्मूथ होगी, तो क्या करेगा? व्हीकल वर वॉर्न आउट और द रोड इज़ वेट एंड द, जितनी जल्दी वैल्यू, जितनी ज़्यादा रोड स्मूथ होगी उतना ज़्यादा म्यू क्या हो जाएगा? म्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। म्यू ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्किड कर जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए दस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नॉट रिलायबल सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो कई बार हमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, कई बार हमें, और हम स्किड हो जाते हैं टर्न के वक्त, ठीक है, लेवल सर्कुलर रोड में। तो हम इसके लिए बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग का मतलब है, जब आपने देखा होगा भी एक लेवल जो है, ये हमारे पास रोड है, एक लेवल ऐसे ही है और एक लेवल को ऊपर कर दिया गया, मतलब एक एक इधर से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया गया, यहाँ से जो रोड है ऐसे टेढ़ी कर दी गई है रोड, मतलब एक साइड से लेवल बढ़ा दिया गया है, एक साइड से वही है, इसे कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग करना, इसे हेल्प क्या मिलेगी, जो इसमें कंपोनेंट होता है ना नॉर्मल रिएक्शन का, वो हेल्प करता है हमें, ठीक है ना, वो उसके जो कंपोनेंट है वो हेल्प करते हैं हमें और अच्छा तरह से फ्रिक्शन देने में, और हम स्किड नहीं कर पाते। इस कारण आप, जब आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग आपने देखा होगा हॉल वगैरह, वहाँ पर ऐसा ही ग्राउंड बना होता है, नीचे ऐसे स्टेप्स बने होते हैं, ऐसे 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 ग्राउंड बना होता है, एक साइड से बैंकिंग होता है वो, ठीक है, दैट इज़ ए बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है ना। यहाँ पर हम स्लिपिंग भी फिर हमारी कम हो जाती है। अब इसे एक्सप्रेशन से वो समझते हैं। देखो ये हमारे पास, ध्यान से इसे देखिएगा, बॉडी है, बॉडी के उसमें दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, क्योंकि इसमें बॉडी दिखाई गई है जैसे कार दिखाई गई है, ठीक है। ये पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। अब बॉडी की जो सेंटर वाला मास है mg नीचे लग रहा है, पहले ये समझ लें, मास नीचे, ठीक है। अब ये लेवल पे है तो मास तो नीचे है, अब मास के दो कंपोनेंट हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और मास के इसमें इन्होंने निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर हमारा था बॉडी। बॉडी की नॉर्मल एक्शन ऐसे होगी, बॉडी को लॉन्ग परपेंडिकुलर। अब इसके कंपोनेंट तोड़े गए हैं, एक कंपोनेंट इधर, क्योंकि ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इसे कहते हैं आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये तो उन्होंने तोड़ दिया किसको, इस नॉर्मल रिएक्शन आर को, ये जो इधर था नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमने, अब देखो जब ये लेवल रोड पे मूव कर रही है बॉडी, तो इसकी फ्रिक्शन फोर्स किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है। अगर ये सर्कल है तो सेंटर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन को भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर है तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर होगा कंपोनेंट, एक इधर होगा कंपोनेंट। ये एंगल थीटा वाला कंपोनेंट है, इसलिए हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल साइन, एफ साइन थीटा। ध्यान से देखना, टू कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड किया है इसे, ठीक है। अब इसको तभी उन्होंने अलग डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, क्या क्यों क्या दिखाया है, देखो यहाँ पर तोड़ा हुआ है आर को दो कंपोनेंट्स में, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। और यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है इसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किए, आर साइन एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो मतलब उनका एफ साइन थीटा अलॉन्ग एम जी है, जहाँ पर मास लग रहा है, आर कोस थीटा ऊपर है, आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो, दो दो एरोस डाले हैं उन्होंने, दोनों ही एक डायरेक्शन में, तभी उनको ये पिक्चर बनानी पड़ी, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। क्लियर। ये आउटर एज रेस्ड, इसमें आउटर एज जो है रेस किया हुआ, इसे बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। अब ये जो वही लिखा जो मैंने समझाया आपको, वी आर कहाँ पर, आर को छोटा वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, आर साइन थीटा वर्टिकली इधर हॉरिजॉन्टल, सारी फोर्सेस। अब इसमें ध्यान दें, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स क्या होगी, आर कोस थीटा। ये देखो डायग्राम से थ्रू समझते हैं, आर कोस थीटा, इसकी बात कर रहे हैं, हाँ, जिस आर कोस थीटा के ऑपोजिट कौन है, एम जी तो और एफ साइन थीटा, ठीक है, दोनों का सम है, तो दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा। ऐसे ही इधर कौन सी फोर्स लग रही है, एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा। क्लियर है, ये आपको यूज़ आएगी। ये लिखा आ गया आर कॉस थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एफ इज़ ए फ्रिक्शनल फोर्स, आर इज़ ए नॉर्मल रिएक्शन। ये जो उसके कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट फ्रिक्शनल फोर्स का, ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का। क्लियर है। अब सेंटर में मैंने कहा था दो फोर्सेस लग रही हैं ऐसे, एक ऐसे फ्रिक्शन को तोड़ा जब आर कॉस साइन थीटा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है, आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों एक साइड लग रही हैं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएंगी, ये, क्योंकि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर की तरफ होगी, या सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। क्लियर है, तो उसकी वैल्यू क्या है, एम वी स्केयर अपॉन आर, उसके इक्वल आ जाएंगी। क्लियर है दोनों का सम। तो हमें पता है जब लेस स्किडिंग के लिए एफ़ की वैल्यू क्या होती है, इतनी होनी चाहिए, म्यू एस इंटू आर।
ठीक है ना। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बैंक्ड रोड के लिए टायर के बीच में और रोड के बीच में इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू में एफ़ की वैल्यू में यहाँ पर म्यू आर पुट कर दिया। क्लियर है। ये इक्वेशन 48 होगी। ध्यान से देखना है, इक्वेशन थोड़ी सी आपको कंफ्यूज ना कर दे। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास अब, और ये यहीं लिख दी उठा के, यहाँ पर एफ़ की वैल्यू पुट करके ये यहाँ लिख दी। दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास, ये 1 2 मेन इक्वेशंस। अब पहली इक्वेशंस में क्या किया उन्होंने, आर कॉमन निकाल लिया यहाँ से। ये कॉस थीटा, ये वाला आर साइन थीटा इधर ले गए माइनस में, इधर पॉजिटिव इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आर कॉमन निकल जाएगा। इसको यहाँ पर ऐसे उन्होंने ऐसे लिख दिया आप, और एम जी यहीं रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आर की वैल्यू निकाल ली उन्होंने। कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा एम जी के नीचे। ये अगली इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा, यहाँ वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन, दो इक्वेशन थी ना, फर्स्ट ये सेकेंड। यहाँ से आर कॉमन निकल गया, ये बचा एम वी स्केयर अपॉन आर, और ये जो आर था इसकी वैल्यू ये पुट कर दी उन्होंने। कितनी आई, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा एम वी स्केयर अपॉन आर। ये समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। बस उसके बाद क्या था, आर जी की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर वी स्केयर लिख दिया। देखो ना, ये देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होता है, एम कैंसिल हो गया था। ठीक है, वी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, आर इंटू जी, इधर आज जी बचा जो वही लिखा, वी स्केयर इज इक्वल टू आर इंटू जी, वो बचा। तो हमारे पास ये बचा। इसमें क्या किया, साइन से कोस को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा म्यू एस। क्लियर है। ऐसी 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा, तो ये उधर जाएगा, वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2। तो इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड्स में। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स के बीच में, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर कोई डाउट है मुझे पूछ लेना। ठीक है। और कंपेयरिंग करते हैं हम जब इसे, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, ये भी ज़ीरो होगा ये भी ज़ीरो होगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, टेन की वैल्यू बचेगी आर जी टेन की बाई 1/2। यहाँ पर तो नीचे 1 ही है, तो सिर्फ ये बचेगा। मतलब अगर बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, तो परफेक्टली स्मूथ हो जाए, दिस इज़ द स्पीड एट विच द बैंकिंग रोड कैन बी राउंडेड एवं विद द, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाए, तब भी हम इतनी स्पीड से मूव कर सकते हैं, आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं, और इससे नो वियर एंड टीयर हो जाएगा। इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड का जो है फ़ायदा होता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है। सो इसलिए जो बैंकिंग ऑफ रोड्स का जो है फ़ायदा होता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ लेस देन वी नॉट, फ्रिक्शन फोर्स विल बी अप द स्लोप, ऊपर जाएगी फ्रिक्शन फोर्स। अगर लेस देन वी नॉट हो गई, द व्हीकल कैन बी पार्कड ओनली इफ टेन थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू एस। क्लियर है। तो ये आप कर सकते हैं, और हम हाइट भी निकाल सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, कितनी हाइट होती है ये बैंकिंग ऑफ रोड्स की। ये वैसे आपको ये नहीं आएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ तक आपको इसका स्टडी करना अच्छे तरीके से। क्लियर है। दिस इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर है। ऐसे ही कुछ सम बेसिस पे कुछ कर्व्ड जो ट्रैक्स होते हैं रेलवे के, यहाँ पर दिया गया, वो भी बैंक्ड होते हैं। इससे क्या मिलता है, थोड़ी सी हेल्प मिलती है, जो आराम से कोई व्हीकल है आराम से मूव कर सके। ठीक है, स्किड ना कर सके। इसकी थोड़ी सी इनर वॉल जो है रेज की जाती है। क्लियर है। जो लेवल है उसका इनर रेल से, सॉरी, अबव क्या कहता है किया जाता है, रेज किया जाता है बाय लेइंग ए कर्व्ड रेलवे ट्रैक। जब कर्व्ड रेलवे ट्रैक लगाते हैं ताकि वो स्किड ना हो सके। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट भी सेम वही चीज़ है। अब अगर साइकिल बेंड करता है, हम थोड़ा सा अंदर को टर्न करते हैं ना, क्यों टर्न करते हैं, हमें पता है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हेल्प करती है मूव करने के लिए। तो इसका जो वेट लाई कर रहा है, इसको मैं ऐसे ही नीचे समझा देता हूँ। इसका जो वेट लाई कर रहा है बेटे, वो नीचे लाई कर रहा है एम जी। क्लियर है। इसका ये था उसकी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि अगर वो टेढ़ा है तो अगर वो एक्शन ऐसे दे रहा है तो रिएक्शन भी तो ऐसे ही मिलेगी ना उसे, आर। इसी कारण आर जो है थोड़ी सी उन्होंने रिजल्टेंट की तरह बनाई हुई है। उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा। और देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन में दो चीज़ें कांस्टेंट होगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, सेंटर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। ठीक है ना। आर कोस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। और आर साइन थीटा इस बाहर वाली को, इसको कौन बैलेंस करेगा, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस इसको दोनों को डिवाइड कर दिया वैल्यू को, यहाँ से टेन थीटा निकाल लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वेट,
हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर जी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ से सॉल्व करके। सो यहाँ से पता लगता है जो थीटा है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे और आर पे। जितना आर छोटा रखोगे उतना एंगल ज़्यादा होगा, उतना हमें एंगल ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा रखोगे उतना ही हमें थीटा भी ज़्यादा होगा हमारा। क्लियर है? अगर हम तेज़ी से आएंगे, अगर हम वेलोसिटी कम रखेंगे तभी हम आराम से थीटा एंगल पे मुड़ सकते हैं ना। थीटा मतलब जो रोटेशन हम दे रहे हैं उसके, ठीक है, वही चीज़ है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में इसमें एक्सप्लेन की गई है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारा हमने जो इसमें पढ़ा आज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, आप इसे रिवाइज़ करिएगा आज अपने नोटबुक्स पे लिख के देखिएगा। और जो पिछला एक्सपेरिमेंट, जो पिछला एक्सप्रेशन पढ़ा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसमें ये एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है, मोस्टली। और हमारा इससे जो ये चैप्टर है यानी कि लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आज कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी हमारा पावर और लास्ट चैप्टर होगा, और उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल फाइल्स ज़रूर अपने सबमिट करा दें, ठीक है, इससे आपका मार्क्स लगेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 15 मार्क्स लगेंगे। आपके जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ना, 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल में आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड तोड़ दिया गया है। 15 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के होंगे, एक्सपेरिमेंट के, उसमें आप कह सकते हैं 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 5 मार्क्स के आपके वाइवा होगा। वाइवा आपको ऑनलाइन क्लासेस में लूँगा मैं, ठीक है। और जो 15 मार्क्स बचे हैं ये आपकी नोटबुक सबमिशन के होंगे। क्लियर है? इस SA1 में ये आपने ध्यान रखना है। थैंक यू। कल हम वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करेंगे और आज इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए।